बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन के अंदर हम सीफेप 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की विंटर 2024 दिसंबर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस सवाल की वेटेज तकरीबन 20 मार्क की है और इनकम टैक्स के पोर्शन से पर्टेनिंग ये सवाल है जिसमें हमें एक कंपनी की टैक्स कंपटीशन टैक्स लायबिलिटी वगैरह वर्कआउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, for the purpose of this question assume that the date today is 30th September 2025। से सवाल की इन्फॉर्मेशन को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड कर लेता हूं। रिक्वायरमेंट में कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute under the correct head of income the total income and taxable income and net tax payable or refundable by MTPL for the tax year 2025। हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स के तहत प्रॉपर हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है और नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल का नंबर कैलकुलेट करना है। टैक्स ईयर हमारा 2025 टैक्स ईयर 2025 है। नोट में हमें कहता है इग्नोर WWF WPPF मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स सुपर टैक्स एंड डिफॉल्ट सरचार्ज इफ एनी। यानी कि हमें सिंपल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। रिजीम्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे WF WPPF मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स ACT सुपर टैक्स ये सब चीज इग्नोर करनी है। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एंड एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस एंड राउंड ऑफ ऑल द फिगर्स टू द 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने अपने पास एक एक्सेल शीट भी ओपन कर रखी है और इसे मैंने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक एडजस्ट कर रखा है। चलते हैं सवाल की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, चूंकि मैंने ये सवाल रिकॉर्ड करने से पहले खुद भी एक दफ़ा सॉल्व किया और फिर उसका आईकेप का सोल्यूशन भी देखा, तो आईकेप ने इसके सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स की हुई है। मतलब अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो कि किस तरह से आईकेप ने इसका सोल्यूशन बनाया है, लेकिन बहुत ही जो है ना, एक तो होती है कि चलो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो या इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक होती हैं टैक्स लॉ में जो बिल्कुल फेस पे लॉ में लिखी होती है कि इस सिनेरियो में ये होगा, इस सिनेरियो में ये नहीं होगा। उस लेवल पे जाके जो है ना आईकेप ने बिल्कुल गलतियां तो नहीं, मैं कहूँगा ब्लंडर्स की हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप अपना आंसर बनाते हो, फिर उसको आईक्यूब के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हो, फिर उसके ऊपर टाइम लगाते हो कि आईक्यूब ने ऐसा क्यों किया है, और फिर इन दी एंड कंक्लूजन तक पहुंचते हो कि यार इसने गलत किया है। तो मेरा ठीक ठाक टाइम लगा इसके आईक्यूब के आंसर को स्टडी करने में, इसको समझने में कि आईक्यूब ने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। एनीवे, तीन चार जगह पर मेजर ब्लंडर्स हैं जो कि आईक्यूब ने किए हैं। आई डोंट नो कि ये किस तरीके से अपना सोल्यूशन बनाता है, लेकिन वो ऐसे ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से जब मैं आपको ये सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो फिर मुझे आपको एक एक चीज़ लॉ से रेफर करवानी होगी, लॉ में दिखानी होगी, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है और आईक्यूब के सोल्यूशन में जो काम किया हुआ है वो गलत है। एनीवे, कहता है मजबूत टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इज अ मैन्युफैक्चरर डीलर एंड सप्लायर ऑफ रेडियल टायर्स फॉर ट्रक्स एंड बिजनेस बसेस अक्रॉस पाकिस्तान। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मजबूत टायर्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, सप्लायर भी है, टायर वगैरह बनाता है ट्रक और बसेस के लिए। It was incorporated on 15 May 2024 with a paid-up capital of 90 million on a land located out on the land located on the outskirts of the Karachi. MTPL is 60% owned by Osaka Rubber Technologies Limited, that is a foreign company. तो एक प्राइवेट कंपनी है मजबूत टायर्स लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरर डीलर सप्लायर है टायर्स का। 15 मई 2024 में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, 90 मिलियन का पेडअप कैपिटल है और ये कराची ऑन द आउटस्कर्ट, ये कराची से बाहर मतलब पढ़कर ऐसा लग रहा है आउटस्कर्ट का मतलब है कराची से बाहर की किसी जमीन पे बनाई गई है। 60% इसकी जो ओनरशिप है वो ओसाका रबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास है, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। ठीक हो गया। On 30 जून 2024 MPTPL रिसीव द स्टेटस ऑफ ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द FBR। 30 जून 2024 पे इसको ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस मिल गया। अब चूंकि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस मिल गया तो आपको फौरन ही आपके जहन में जो इससे रिलेवेंट टैक्स क्रेडिट है, मेरा ख्याल है टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 65F के तहत, वो टैक्स क्रेडिट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, इन्होंने बता दिया है कि इसको स्टेटस मिल गया। क्योंकि इसको स्टेटस मिल गया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेलेवेंट टैक्स क्रेडिट है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आगे कहता है The following information has been extracted from MTPL record for the year ended 30 जून 2025। टैक्स ईयर 2025 के लिए, टैक्स ईयर 2025 के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल्स में हमारे पास 600 मिलियन की सेल्स, 399 का कॉस्ट ऑफ सेल्स, 201 का ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है पॉइंट नंबर 1, सेल्स इंक्लूड exports amounting to rupees 60 million with the associated cost of these items totaling 58 million, which is already included in the cost of sales above. No additional expenses were incurred in relation to the exports. कहता है टोटल जो 600 की सेल्स आ रही है ना, इस 600 की सेल्स में से 60 की सेल्स है जो कि एक्सपोर्ट से पर्टिन है, और इस 60 की सेल्स के लिए 58 की आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकर की, और ये 58 की कॉस्ट ऑफ सेल्स इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर शामिल है। हम ये बात जानते हैं कि आज की तारीख में जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो आपका मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगा, वो आपका सेक्शन 154 के तहत मिनिमम टैक्स है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में 1% मिनिमम टैक्स है सेक्शन 154 के तहत। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में जो हमारी विदहोल्डिंग होती है वो विदहोल्डिंग 1% नहीं होती, विदहोल्डिंग हमारी एक्चुअली 2% होती है। 1% की विदहोल्डिंग मिनिमम टैक्स होती है, 1% की विदहोल्डिंग एडजस्टेबल टैक्स होती है। और यहाँ पे बता दिया कि एक्सपोर्ट से रिटर्निंग और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, यानी कि 60 माइनस 58 2 मिलियन की नेट आपकी एक्सपोर्ट्स की इनकम है जो कि मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स होगी। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है sale of radial tires amounting to 23.6 million inclusive of 18% sales tax. These tires were purchased locally at a wholesale price of 13 million from a commercial importer in Karachi. They were sold to the registered retailer in the same condition as when purchased. These retailers are registered under the Sales Tax Act 1990. No tax was collected or deducted at the time of purchase and selling the tires. अब देखें 23.6 मिलियन के हमने टायर सेल किए, और ये 23.6 का अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। तो पहले तो आप इसमें से सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि सेल्स टैक्स आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आप गवर्नमेंट की बेhalf पे कलेक्ट करते हो। फिर इसने कहा कि हमने ये टायर परचेज किए थे। वैसे तो उन्होंने हमें बताया था कि हम एक प्राइवेट कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी हो लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करे तो मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की हद तक उसकी रिजीम नॉर्मल टैक्स रिजीम बन जाएगी। सेक्शन 153 में हमने ये बात पढ़ी है कि लिस्टेड कंपनी की सेल ऑफ गुड्स मिनिमम टैक्स रिजीम होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल करती है तो वो भी मिनिमम टैक्स रिजीम तो वो भी नॉर्मल टैक्स रिजीम होगी। लिस्टेड कंपनी के लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम, और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल करे टू द विदहोल्डिंग एजेंट तो ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम होता है। अभी प्राइवेट लिमिटेड है, ये लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। तो जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चर करके विदहोल्डिंग एजेंट को सेल किया जा रहा है तो फिर तो ये आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर करके सेल किया गया। लेकिन पॉइंट नंबर 1 के सेकंड बुलेट में जो टायर्स की बात हो रही है वो हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए, वो हमने परचेज करके सेल किए थे। वो हमने परचेज करके सेल किए थे, और सेल भी किसको किए थे? रिटेलर्स को सेल किए थे। ऐसे रिटेलर्स जो कि रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। अगर हम सेल्स टैक्स लॉ में सेक्शन 153 में जाएं, सेक्शन 153 में हमारे पास अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट की लिस्ट में जाएं तो विदहोल्डिंग एजेंट सेक्शन सबसेक्शन 7 में आ रहे हैं। द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मींस person registered under the sales tax act 1990 having turnover of 100 million or more in any preceding tax year। कि अगर एक पर्सन सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है और उसका टर्नओवर 100 मिलियन या से ज्यादा है तो वो आपका विदहोल्डिंग एजेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो रिटेलर्स हैं ये रजिस्टर्ड है। रिटेलर्स के टर्नओवर की बात नहीं की, लेकिन रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं सेल्स टैक्स लॉ में, तो यानी कि ये इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से विदहोल्डिंग एजेंट है। और ये वो टायर्स हैं जो हमने परचेस, जो हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए बल्कि हमने परचेस किए। तो चूंकि अगर मैंने टायर्स परचेस करके सेल करें और सामने वाला विदहोल्डिंग एजेंट है तो यहाँ पे मेरी विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी, और यहाँ पे विदहोल्डिंग की बेसिस पे ये मेरी मिनिमम टैक्स रिजीम स्टैब्लिश होनी चाहिए थी। आगे इन्होंने लिखा नो टैक्स वॉज कलेक्टेड और डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ टायर। नो टैक्स वॉज कलेक्टेड और डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि हमने टायर परचेज करते वक्त भी विदहोल्डिंग नहीं की, टायर सेल करते वक्त भी हमारी विदहोल्डिंग नहीं हुई। देखिए पहले तो अगर मैं एक चीज विदहोल्डिंग एजेंट को सेल कर रहा हूँ और सामने वाला विदहोल्डिंग एजेंट है, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग होना बनती है। अब सामने वाला विदहोल्डिंग एजेंट अगर विदहोल्डिंग ना करे तो हमारी रिजीम चेंज नहीं होती, हमारी रिजीम वही रहती है जो कि एज पर द लॉ है। तो चूंकि हमने रजिस्टर्ड रिटेलर को सेल किया, चूंकि ये विदहोल्डिंग एजेंट्स थे, इनको विदहोल्डिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने विदहोल्डिंग नहीं की, स्टिल हमारी ये इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में ही टैक्स होनी चाहिए थी। तो आईकेप ने पहला ब्लंडर यहाँ पे ये किया है कि आईकेप ने इस इनकम को, आईकेप ने इस वाली सेल को मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं करवाया, नॉर्मल टैक्स रिजीम में करवा दिया। हालांकि ये अगर विदहोल्डिंग एजेंट को सेल किया तो सामने वाले को विदहोल्डिंग करनी चाहिए थी, और अगर विदहोल्डिंग करे ना करे यानी कि हमारी रिजीम मिनिमम टैक्स रिजीम बननी चाहिए थी, लेकिन आईकेप ने इसे नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाया। फिर नो टैक्स वॉज कलेक्टेड और डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेस। हमने परचेस करते वक्त भी यहाँ विदहोल्डिंग नहीं की थी।
अब आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 21 में क्लॉज कवर किया है कि अगर आप किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट पे विदहोल्डिंग ना करो तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, और अगर आप गुड्स और इन्वेंट्री की परचेजेस पे विदहोल्डिंग ना करो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो आपकी परचेजेस है, वो 20% डिसअलाउ हो जाती है। सेक्शन 153, सेक्शन 148 में हमने ये बात पढ़ी है कि कमर्शियल इंपोर्टर जब आगे सेल करता है, कमर्शियल इंपोर्टर बेसिकली वो इंपोर्टर है जो इंपोर्ट करके एज इट इज सेल कर रहा है। जब एक कमर्शियल इंपोर्टर चीजों को इंपोर्ट करता है तो वो इंपोर्ट स्टेज पे सेक्शन 148 के तहत टैक्स पे करता है, और जब कमर्शियल इंपोर्टर उसी चीज को आगे सेल करता है तो उसकी 153 की विदहोल्डिंग नहीं की जाती, उसकी 153 की विदहोल्डिंग नहीं की जाती। चूंकि हमने ये टायर कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किया तो हमें यहाँ विदहोल्डिंग करनी ही नहीं थी, हमें यहाँ पे विदहोल्डिंग करनी ही नहीं थी। यानी कि विदहोल्डिंग अगर हमने नहीं की तो हमारे ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आना चाहिए था, हमारा कोई एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था। तो आईकेप ने इसके सोल्यूशन में ब्लेंडर ये किया है कि आईकेप ने इसकी परचेजेस को 20% डिसअलाउ कर दिया। हालांकि सवाल में लिखा हुआ है कि हमने कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज किया और कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज करते वक्त विदहोल्डिंग नहीं की जाती, तो यहाँ विदहोल्डिंग करनी ही नहीं थी, हमें विदहोल्डिंग नहीं करनी थी, हमारा एक्सपेंस भी डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था। आईकेप ने अपने सोल्यूशन में सेकंड ब्लेंडर ये किया है कि इसकी परचेजेस को 20% से डिसअलाउ कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, the cost of this includes 38 million for accounting depreciation and 1 million for the amortization of quality control software। तो 38 मिलियन का और 1 मिलियन का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये तो डिसअलाउ हो जाएगा। Administrative and selling expense include 3.1 million incurred by MTPL for providing meal and refreshments to customers during seminars held at a local hotel to promote product awareness। 3.1 मिलियन का हमने मील और रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया टुवर्ड्स दी कस्टमर, और ये कस्टमर्स के लिए हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया था किसी लोकल होटल पे अपनी प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली इनकम टैक्स रूल का एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का रेलेवेंट रूल ट्रिगर होता है। तो अगर मैं इनकम टैक्स रूल में एंटरटेनमेंट सर्च करूँ तो ये आपके सामने एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का रेलेवेंट रूल ओपन हो जाएगा, और इसमें ये लिखा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर विद इन लिमिट होगा, विद इन सब्जेक्ट टू कंडीशंस होगा तो हमें अलाउ होगा। और कस्टमर्स के लिए, लोकल कस्टमर्स के लिए रिक्वायरमेंट ये कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एट द पर्सन बिजनेस प्रेमिसेस, एट द पर्सन बिजनेसेस, कि अगर आप अपने कस्टमर के एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहे हो तो आप अपनी बिजनेस प्रेमिसेस में करो। यहाँ पे चूंकि हमने ये एंटरटेनमेंट पे, कस्टमर के एंटरटेनमेंट पे खर्चा किसी लोकल होटल में किया है, अपनी बिजनेस प्रेमिसेस में नहीं किया, इस वजह से एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, financial charges include profit on debt on a loan of $0.6 million equivalent to 180 million। ये 0.6 मिलियन का अमाउंट जो है वो लोन का अमाउंट है, 180 का जो अमाउंट है वो लोन का अमाउंट है। ऑब्टेन फ्रॉम ORTL on 1 जुलाई 2024 for the construction of factory building। The profit on debt at the rate of 5% per annum is due monthly in arrears। The factory building with a total cost of 187 million was completed and become operational on 1 January 2025। Repayment of the principal amount of loan is scheduled to commence in July 2026। अभी यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो हमने 180 मिलियन रुपए का लोन लिया जिसपे हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और चूंकि ये हमने लोन लिया है ORTL से, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी थी, ओसाका रबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चूंकि हमने अपनी पेरेंट कंपनी से लोन लिया है और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और पेरेंट कंपनी हमारी फॉरेन कंपनी है, तो यहाँ पर थिंक कैपिटलाइजेशन के या रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट टू फॉरेन एसोसिएट के प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो थिन कैपिटलाइजेशन वगैरह का रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, हमने जो बिल्डिंग बनाई, इस बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन मिल रहा होगा। बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, और 1 जनवरी 2025 यानी कि करंट ईयर में ये बिल्डिंग ऑपरेशनल हुई है, तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा। थर्डली, ये बिल्डिंग जो है हमने एज अ ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाई है, तो इस बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट यानी कि बिल्डिंग पे जो भी हमारा खर्चा हुआ, इसमें हमारा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का टैक्स क्रेडिट भी बनेगा। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर तीन चीजें हैं। एक थिन कैपिटलाइजेशन की एप्लीकेशन करेंगे जो फॉरेन डेट वगैरह वाली चीज है, दूसरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग: a dividend of 1.6 million received from Particle Energy Limited, an independent power producer। MTPL acquired 80,000 shares in PL on 15 January 2025। हमने पेल के हमने पार्टिकल एनर्जी लिमिटेड के 80,000 शेयर्स एक्वायर किए थे, जिसके ऊपर हमें 1.6 मिलियन का डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड के बारे में हम जानते हैं कि डिविडेंड एक फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, और इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफिकली ये बात लिखी है कि FTR की इनकम, सेक्शन 8 में भी ये बात लिखी है, और सेक्शन 168 या सेक्शन 169 में ये बात लिखी है कि FTR की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते, FTR की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते। आईकेप का तीसरा ब्लेंडर है कि आईकेप
एफटीआर की इनकम को भी अदर सोर्सेस में ले जाता है, टोटल इनकम का पार्ट बनाता है और फिर टोटल इनकम से माइनस कर देता है। हालांकि एफटीआर की इनकम के बारे में लॉ मेकर कैटेगोरिकली सेक्शन 8, सेक्शन 168 या सेक्शन 169 इन दोनों सेक्शंस में स्पेसिफिकली कहता है कि एफटीआर की इनकम किसी हेड का पार्ट नहीं बनेगी, यानी कि ये टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, डायरेक्ट इस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे डिविडेंड का जो टैक्स रेट है वो 15% नहीं है, बल्कि थोड़ा रिड्यूस रेट है, 7.5% शायद, मुझे याद आ रहा है, हम देख लेंगे। अदर इनकम के पॉइंट नंबर 2, a gain of 11.4 million resulting from the sale of 260,000 shares in Good Transport Limited, a listed company, at rupees 90 per share on 15 June 2025. MTPL initially purchased 200,000 shares of GTL at rupees 60 per share on 1st November 2024. Additionally, MTPL received 100,000 bonus shares issued by GTL on 30th April 2025. The market price on each share on the date of entitlement to the bonus shares and the date when the bonus shares were credited to MTPL account was 65 and 75 respectively. अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले हमने 2 लाख शेयर्स खरीदे 60 रुपए के हिसाब से 1 नवंबर 2024 पे। हमने 2 लाख शेयर्स खरीदे 60 रुपए के हिसाब से 1 नवंबर 2024 पे। फिर हमें 1 लाख बोनस शेयर्स मिले 30 अप्रैल 2025 पे। फिर हमें 1 लाख बोनस शेयर्स मिले 30 अप्रैल 2025 पे। 30 अप्रैल 2025 हमारे टैक्स ईयर 2025 में फॉल करता है, यानी कि बोनस शेयर्स का मिलना हमारा सब्जेक्ट टू टैक्स होगा अंडर सेक्शन 236 जी। सेक्शन 236 जी के तहत बोनस शेयर्स का मिलना भी आपकी एफटीआर इनकम है और इसके ऊपर 5 या 10% का फाइनल टैक्स लगता है। सेक्शन 236 जी में रेट लिखा है, देख लेंगे हम। तो जो भी हमें बोनस शेयर्स मिले इस पे हम सेक्शन 236 जी के तहत फाइनल टैक्स पे करेंगे। आईकेप ने अगेन यहाँ पे एक गलती ये की है कि बोनस शेयर्स वाली इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया है, जबकि ये एफटीआर की इनकम है। सेक्शन 168 169 में लिखा है कि एफटीआर की इनकम को किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे। 2 लाख शेयर्स हमने खरीदे थे, 1 लाख शेयर्स हमें बोनस शेयर्स मिले, हमारे पास 3 लाख शेयर्स हो गए। 3 लाख शेयर्स में से हमने 2,60,000 शेयर्स बेच दिए। 2 लाख शेयर्स हमने 60 रुपए के खरीदे थे, 1 लाख शेयर्स हमें बोनस शेयर्स मिले थे। आईकेप ने इस 2 लाख शेयर्स की 60 रुपए के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट बनती है उसे 3 लाख शेयर्स पे स्प्रेड आउट कर दिया। बिल्कुल ये एक अनोखी ट्रीटमेंट, मतलब ये ट्रीटमेंट हम करते हैं लेकिन ये प्राइवेट कंपनी वगैरह के केसेस में करते हैं, लिस्टेड कंपनी के केस में नहीं करते। और अब तो बोनस शेयर्स की टैक्सेशन का प्रोविजन आ गया, अब ये ट्रीटमेंट नहीं होगी कि हम एवरेजिंग वगैरह करेंगे। इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन है सेक्शन 76, जिसका गालिबन सेक्शन 4 है, जो कि ये कहता है कि अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के नतीजे में, अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के नतीजे में आपके ऊपर कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है, आपको किसी इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो जितनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है वो इनकम उस एसेट की कॉस्ट बन जाती है, वो इनकम उस एसेट की कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ बोनस शेयर्स मिलने की वजह से मेरी एफटीआर की इनकम बनेगी, जिसके ऊपर मुझे सेक्शन 236 जी के तहत टैक्स देना है। और वो एफटीआर की इनकम होगी 65 रुपए के हिसाब से, डेट ऑफ क्रेडिट पे जो, सॉरी, इंटाइटलमेंट डेट पे जो भी शेयर्स की वैल्यू थी। तो यहाँ बोनस शेयर्स की कॉस्ट 65 के हिसाब से होगी, ना कि एवरेजिंग के हिसाब से। तो ये अगेन एक मेजर ब्लंडर है कि आई के अपने 2 लाख शेयर्स की 60 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ली, टोटल कॉस्ट बनाई और इसे 3 लाख पे एवरेज आउट कर दिया कि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट हो गई, जबकि ऐसी कोई बात अब लॉ में रेलिवेंट नहीं है। जब बोनस शेयर्स के मिलने से मेरी इनकम टैक्स हो रही है तो जो इनकम का अमाउंट टैक्स हुआ वही मेरी बोनस शेयर्स की कॉस्ट बनी चाहिए। फिर अगेन एक और चीज आई कि अपने इग्नोर की है, लिस्टेड कंपनी का शेयर है तो शेयर्स को सेल परचेज करते वक्त 0.5% की नोशनल एडजस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी। आईकेप ने वो नोशनल एडजस्टमेंट भी नहीं की। अभी तो मैं जिस वक्त ये सवाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सवाल में एक स्पेसिफिक सवाल में मुझे इतनी गलतियां आइडेंटिफाई हुई है, जब मैं इस अटेम्प्ट के बाकी सवालों को सॉल्व करूंगा तो अल्लाह ही खैर करे। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन में कहता है दी फॉलोइंग एसेट्स वर एक्वायर्ड इंस्टॉल्ड बाय एमटीपीएल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, used machinery, furniture and fixtures, computer hardware, quality control software, office vehicles। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ों पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। जो प्लांट एंड मशीनरी हमने जापान से इंपोर्ट की, इस पे हम इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे। यूज मशीनरी पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसकी तो अमोटाइजेशन होगी। व्हीकल्स पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर, एक मैं ये कहूँगा कि ये एक इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस है कि इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट्स के लिए भी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे कुछ जगहों पर एफबीआर का व्यू भी ये है और आईकेप भी ये करता है कि फिर आईकेप कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे इनिशियल अलाउंस होना चाहिए। ये चलो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे जिन जिन जगह पे रेलेवेंट बनता है, और साथ साथ जो जो अमाउंट हमने इन एसेट्स में इन्वेस्ट किए, तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी अमाउंट्स
टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगी, क्योंकि हमें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो टैक्स क्रेडिट लेना है वो भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे भी अप्लाई होता है। तो एक तो हमें इस बिल्डिंग की कॉस्ट पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और यहाँ पे जितनी चीजें आ रही हैं सारी चीजों पे नहीं, कुछ चीजों पे हमें यहाँ भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मैं सेक्शन से रेफर करवाऊंगा। फिर कहता है दी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमने इन हाउस बनाया, हमने परचेज नहीं किया। इसकी क्या रेलेवेंस आपको नजर आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर वॉज रेडी फॉर यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर द टैक्स विदहेल्ड अंडर सेक्शन 153 अमाउंट्स टू रुपीज 20 मिलियन, और 20 मिलियन की हमारी विदहोल्डिंग सेक्शन 153 में हुई है। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर है तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगा, लेकिन जो हमने गुड्स परचेज करके सेल किए इसकी रिजीम हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम होनी चाहिए थी। तो ये हमारे पास इसका पूरा सवाल का स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विंटर 24। हमारे पास कंपनी का नाम है मजबूत टायर्स लिमिटेड। टैक्स ईयर है 2025। सबसे पहले मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से स्टार्ट करूंगा। अच्छा देखिए, एक्सपोर्ट्स की इनकम जो कि एमटीआर इनकम है उसके बारे में कह दिया है कि इससे पर्टेनिंग कोई और एक्सपेंसेस नहीं है, और ये एक इनकम है, लेकिन बाकी कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपेंस नहीं था जो किसी स्पेसिफिक चीज से पर्टेन करता हो। तो यहाँ पे आप पीबीडी से भी अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। सवाल में स्पेसिफिकली नहीं कहा कि पीबीडी से वर्किंग, हाँ, सवाल में स्पेसिफिकली नहीं कहा कि पीबीडी से वर्किंग शुरू करनी है। आप पीबीडी से भी शुरू कर सकते हैं, आप सेल से भी शुरू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे सेल से शुरू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपोर्शनमेंट वगैरह का सच कॉन्सेप्ट है नहीं। हम पीबीडी से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ जाएगा 143 मिलियन। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1, यहाँ कोई चीज, पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास एक्सपोर्ट्स की इनकम है, तो एक्सपोर्ट्स की सेल और एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम एडजस्ट कर देंगे। तो आप 60 की सेल्स को लेस कर दें और 58 की कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर दें, या नेट अमाउंट से एडजस्टमेंट कर दें। लेस इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स 60 माइनस 58 -2। आप 60 की सेल्स को लेस करके 58 की कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर दें, या नेट -2 कर दें, एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास सेल ऑफ रेडियल टायर्स है, जिसके ऊपर 18% विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स है। तो लेस सेल्स टैक्स ऑन सेल ऑफ रेडियल टायर्स कितना अमाउंट है, 23.6। तो 23.6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118। 23.6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118। सेल्स टैक्स का अमाउंट हमने माइनस कर दिया। फिर हमने विदहोल्डिंग नहीं की। अब आईकेप का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो आईकेप ने परचेजेस जो हमने की है इसका 20% डिसअलाउ कर दिया ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो लेस परचेजेस disallowed due to non withholding of tax। मैं ये एडजस्टमेंट को नहीं ले रहा। आईकेप के सोल्यूशन में आपको 13 मिलियन का, क्योंकि 13 मिलियन की परचेजेस थी, इसका 2% डिसअलाउ होता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन, विदहोल्डिंग अंडर सेक्शन 153 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर के केस में हम अपनी परचेजेस पे विदहोल्डिंग नहीं करते। जब विदहोल्डिंग नहीं करते तो एक्सपेंस भी डिसअलाउ नहीं चाहिए। फिर हमारे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है, इसे हम ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 38 और अमोर्टाइजेशन है 1। फिर हमारे पास इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, चूंकि हमने बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर किया है तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए।
मेंटेनमेंट एक्सपेंडिचर नॉट incurred within business premises। कितना है ये? 3.1। फिर हमारे पास फाइनेंशियल चार्जेस की एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग 1, प्रॉफिट ऑन डेट। अब देखें हमारा इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के लिए उन्होंने हमें पहले पैरा में बताया था कि हमने ये कंपनी जो बनाई है 15 मई 2024 पे, ये 90 मिलियन की पेड अप कैपिटल से बनाई है। रिटेन अर्निंग का नंबर नहीं है, तो ये 15 मिलियन 90 मिलियन का पेड अप कैपिटल, ये हमारी इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। फॉरेन कंपनी जो है उसका उसाका रबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है? 60%। तो हमारे पास जो फॉरेन इक्विटी आएगी दैट वुड बी 60%। मैं 90 का 60% कर देता हूँ, 54। तो हमारे पास लिमिट ऑफ फॉरेन डेट आ जाएगा, दैट इज 3 times ऑफ फॉरेन इक्विटी। तो 54 × 3, 3 times ऑफ फॉरेन इक्विटी हमारे पास फॉरेन डेट आ गई, लिमिट ऑफ फॉरेन डेट आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास एक्चुअल फॉरेन डेट कितनी है? एक्चुअल फॉरेन डेट है हमारे पास, इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में बताया था कि हमने 180 मिलियन का पीकेआर में लोन लिया है। तो हमारे पास फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट कितना है? 5%। देखो ये लोन हमने लिया था 1 जुलाई 2024 पे, यानी कि करंट ईयर के पहले दिन, और 5% का इस पे इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल रिपेमेंट जुलाई 2026 में स्टार्ट होगी। तो पूरे 180 के लोन पे 5% इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरे 180 के लोन पे 5% इंटरेस्ट आ जाएगा। अब प्रॉफिट ऑन डेट अलाउड और प्रॉफिट ऑन डेट डिसअलाउड। अलाउड कितना होगा? हमारी लिमिट थी 162 की, जबकि हमने लोन लिया है 180 का। तो 9 यूँ कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 162 डिवाइडेड बाय 180। तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 162 डिवाइड बाय 180। तो 8.1 अलाउ होगा, 9 माइनस 8.1 ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो वर्किंग 1 में हमने प्रॉफिट ऑन डिसअलाउड कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये जो हमने डिसअलाउ किया है ये है थिन कैपिटलाइजेशन अंडर सेक्शन 106, याद आ रहा है मुझे, देख लेते हैं। यस, 106। अच्छा, एक और सेक्शन है सेक्शन 106 से, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडक्शन ऑफ फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट पेबल टू एसोसिएट इंटरप्राइजेस। ये सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए एक बात लिखिए, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी इफ टोटल फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट इज लेस देन 10 मिलियन। अगर फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट लेस देन 10 मिलियन हो तो सेक्शन 106 से अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो 9 मिलियन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 106 से इज नॉट एप्लीकेबल एज फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट इज लेस देन 10 मिलियन। चूंकि हमारा फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट 10 मिलियन से कम है, तो सेक्शन 106 की एप्लीबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। सिर्फ सेक्शन 106 से थिन कैपिटलाइजेशन अप्लाई होगा। ऐड कर देते हैं इसे, ऐड फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट डिसअलाउड वर्किंग 1। तो 0.9 मिलियन ये ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद वापस से सवाल पे आते हैं, अदर इनकम। अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ डिविडेंड ऑफ 1.6 मिलियन फ्रॉम पेल। इसे हम लेस कर देते हैं, डिविडेंड फ्रॉम पेल सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स regime। कितना है? 1.6 मिलियन। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा है अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ डिविडेंड, अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ गेन, यानी कि इन्होंने अकाउंट्स में डिविडेंड
पर गेन रिकॉर्ड किया है, बोनस शेयर की इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, और बोनस शेयर की इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड होती भी नहीं है। बोनस शेयर्स की इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड होती भी नहीं है, टैक्स लॉ ने इसको इनकम माना है, अकाउंट्स में बोनस शेयर्स का मिलना इनकम नहीं होती। तो अकाउंट्स में हम 11.4 का ही गेन लेस करेंगे, लेस कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ जीटीएल शेयर्स, इसे हम टैक्स करवाएंगे टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, ये भी लेस होगा 11.4। फिर हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए डाटा है। हम्म, तो यहाँ तक हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के लिए हम एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग टू टैक्स डेप्रिसिएशन। हमारे पास कौन कौन से एसेट है? इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑफिस व्हीकल। सॉफ्टवेयर भी है लेकिन उस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होगी ना, व्हीकल्स। हमारे पास कॉस्ट, इनिशियल अलाउंस, डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन रेट, टैक्स डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 105, यूज प्लांट एंड मशीनरी की 15, फर्नीचर की 6, कंप्यूटर हार्डवेयर की 8 और ऑफिस व्हीकल की 18। अच्छा, इनिशियल अलाउंस में इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी पे लूंगा 25% से, तो कॉस्ट का 25%, ये आ गया हमारे पास इनिशियल अलाउंस। मेरे व्यू के हिसाब से कंप्यूटर हार्डवेयर पे भी इनिशियल अलाउंस लेना चाहिए, लेकिन अब आईकेप ने भी नहीं लिया और एफबीआर भी कुछ जगहों पे डिसअलाउ कर देता है, तो मैं यहाँ पे जाने देता हूँ। और यूज प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स और फर्नीचर पे तो वैसे भी नहीं मिलेगा, तो ये हमारे पास डब्ल्यू आफ्टर इनिशियल अलाउंस आ जाएगी। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का रेट, यूज प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का रेट, फर्नीचर पे देख लेते हैं। फर्नीचर पे भी 15% का रेट है, कंप्यूटर हार्डवेयर पे 30% का रेट है, कंप्यूटर हार्डवेयर पे 30% का डेप्रिसिएशन रेट है, और ऑफिस व्हीकल पे भी, मोटर व्हीकल पे भी 15% का रेट है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, और ये हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यू आ जाएगी। इन सबका टोटल कर लेता हूँ। तो हमारे पास इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन का नंबर आ गया, लेस इनिशियल अलाउंस वर्किंग टू, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन वर्किंग टू। इनिशियल अलाउंस हमने कैलकुलेट किया है 26.25, टैक्स डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 20.06, और फिर लेस करते हैं टैक्स अमोर्टाइजेशन। कितना? क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 5 मिलियन, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, और 1 अक्टूबर 2024 पे ये जो है अवेलेबल फॉर यूज हुआ, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5। अब 1 अक्टूबर 2024 से ना, यहाँ देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहा हूँ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आ गया 273।
तो मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 365। नंबर ऑफ मंथ्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्हीं अमोर्टाइजेशन के इंटेंजिबल के सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली नंबर ऑफ डेज लिखा, तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स में ना करें आप। तो 5/5, 5 की कॉस्ट 5 साल की यूजफुल लाइफ, 5/5 ये 1 साल का अमोर्टाइजेशन, मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 365, 273 डिवाइड बाय 65। तो ये हमारे पास अमोर्टाइजेशन आ गया। ये हमारे पास फाइनली इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर तो आ गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट टू एनटीआर एंड सब्जेक्ट टू एमटीआर, तो ये बाइफर्केशन भी मैं हाथों हाथ कर देता हूँ। लेकिन कैसे? हमारे पास सेल्स कितनी है? हमारे पास इन्होंने हमें बताया था पॉइंट नंबर 1 के सेकंड बुलेट में कि 23.6 इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स हमने की थी कमर्शियल इंपोर्टेड गुड्स की, यानी कि गुड्स परचेज करके सेल किए, तो ये एमटीएन में जाएगा। अच्छा, ये 23.6 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो ये 23.6 डिवाइडेड बाय 118 हो जाएगा। 23.6 डिवाइड बाय 118, तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स आ गया। सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। 23.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118, तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स आ गया। टोटल सेल्स हमारी 600 की थी, जिसके अंदर 60 की एक्सपोर्ट सेल्स है और 23.6 की ये वाली सेल्स है। 60 माइनस 23.6। अब देखिए, अगर आप 60 माइनस 20 कर देंगे ना, तो वो गलत होगा, क्योंकि 600 के अंदर 23.6 शामिल है। तो 600 की टोटल सेल्स में से मैं एक्सपोर्ट सेल्स भी हटा रहा हूँ और 23.6 का नंबर हटा रहा हूँ, 20 का नंबर नहीं। तो सब्जेक्ट टू एनटीआर आ गई है। आपने जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट की है, आप इसे इसी सेल्स के रेशियो में तोड़ दें। अगर कोई बंदा चाहे कि वो अपॉर्चुनिटी की वर्किंग बना के चले इन दोनों सेल्स की अलग अलग, तो वैसे भी कर सकता है। मैंने यहाँ वन कॉलम में वर्किंग बना के इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर ली, और जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आई, अब उसे मैं एनटीआर और एमटीआर में सेल्स के रेशियो में तोड़ दूंगा। तो 120.3 इंटू 516.4 डिवाइडेड बाई 536.4, और 120.34 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 536.4। ये मैंने टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस को सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिजीम, सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स रिजीम, सेल्स के रेशियो में बाइफरकेट कर दिया। अगर आप दो कॉलम में वर्किंग बनाते हैं, तो भी आप बॉटम इन्हीं नंबर्स पर पहुंचेंगे, जिसका टोटल 120.34 होगा। तो यहाँ तक हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग कंप्लीट होती है। इसके बाद आते हैं हम कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, सेल्स प्राइस, कॉस्ट। हमने इन टोटालिटी 2,60,000 शेयर सेल किए, जिसमें से 2 लाख हमने खरीदे थे, 1 लाख हमें बोनस शेयर्स मिले थे। तो इसे मैं तोड़ देता हूँ, फीफो मेथड के हिसाब से 2 लाख अलग और 60,000 अलग, क्योंकि दोनों की अलग अलग कॉस्ट है। कितने का बेचा था? 90 रुपए का बेचा था, और लिस्टेड कंपनी का शेयर है 90 इंटू 0.995, 90 इंटू 0.995, 89.55 इसकी टैक्स लॉ के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी। फिर जो 2 लाख शेयर हमने खरीदे थे, वो खरीदे थे 60 रुपए के हिसाब से, वो खरीदे थे 60 रुपए के हिसाब से। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.005, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.005। अच्छा, जो बोनस शेयर्स हमें मिले थे ना, बोनस शेयर्स हमें मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन में भी नहीं मिले थे। जो 0.5% की नोशनल कॉस्ट की हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन में करते हैं, कि अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मार्केट से, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे और स्टॉक एक्सचेंज में बेचे, तो आप अपनी कॉस्ट और कंसिडरेशन को 0.5% से एडजस्ट करते हो। शेयर्स मैंने बेचे स्टॉक एक्सचेंज पे, मैंने 0.5% की एडजस्टमेंट की। 2 लाख शेयर्स मैंने खरीदे थे स्टॉक एक्सचेंज से, मैंने 0.5% की एडजस्टमेंट की। लेकिन बोनस शेयर्स मुझे बोनस की फॉर्म में मिले थे, वो मैंने मार्केट से नहीं खरीदे थे। और इस केस में हमारी डेट ऑफ इंटाइटलमेंट पे प्राइस कितनी थी? 65। कितनी थी? 65। तो ये आ जाएगा 65। तो हमारा कैपिटल गेन बनेगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस। सो ये मेरे पास फुल फिगर आएगी, और मैं सारी वर्किंग रुपीज इन मिलियन में कर रहा हूँ, तो इसे मैं डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर देता हूँ। तो ये हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, और इसका सम मैं दिखा देता हूँ। तो ये 7.32 मिलियन हमारा कैपिटल गेन आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक डिविडेंड इनकम और एक बोनस की इनकम है, लेकिन वो हमारी एफटीआर में जाएगी। तो इन दोनों का टोटल हमारी टोटल इनकम बनेगी, और जो हमारी टोटल इनकम है वही हमारी टैक्सेबल इनकम है।
इनकम फ्रॉम बिजनेस और 7.32 तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हम चलते हैं टैक्स लायबिलिटी की तरफ। टैक्स लायबिलिटी के लिए सबसे पहले एक एरर हमने प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से हमने भी किया है, एक प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से एरर हमने भी किया है कि ये जो हमने एक्सपोर्ट्स की इनकम हटाई है ना, ये मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम है, और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम को हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाना चाहिए। तो मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ तो माइनस कर रहा हूँ, इस नंबर को नहीं छेड़ रहा क्योंकि इस नंबर को हमने अपोर्शंड किया है। मैं काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स MTR। देखिए यहाँ से ना मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, लेकिन फिर वो पूरी अपॉर्चमेंट हमारी खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर लिया, एक्सपोर्ट को हटाकर अब इसमें ऐड कर देता हूँ एक्सपोर्ट की इनकम। ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। टोटल इनकम का नंबर हो जाएगा 122.34 प्लस 7.32, 129.66। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अंडर नॉर्मल या ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस NTR एट द रेट ऑफ, या फॉर्म में बता देते हैं, 115.85 मल्टीप्लाई बाय 29%। हमने क्या करा, 115.85 ये वाला अमाउंट लिया और उसका 29%। ठीक है, फिर ऑन सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, इसको कर देते हैं ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स MTR, ऑन सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स यानी कि वो जो हमने परचेस करके सेल किए। अब ये MTR है तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे हायर ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। वो कितना होगा, MTR की टैक्सेबल इनकम थी 4.49, तो 4.49 का 29%, 4.49 का 29%। ठीक है, और इसे कंपेयर करेंगे विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153(1)(a। ये विद होल्डिंग का रेट याद नहीं आ रहा, 5% था या कंपनी के लिए 5% था शायद। इन केस ऑफ कंपनी 9% फॉर टॉल मैन्युफैक्चरिंग, 5%, हाँ सॉरी 5% था। तो ये हो जाएगा 23.6 की सेल्स वैल्यू का 5%, 23.6 की सेल्स वैल्यू का 5%, क्योंकि इसकी जो सेल्स वैल्यू थी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स वो 23.6 थी। तो 23.6 इंटू 5%, 23.6 इंटू 5%, इन दोनों का हम हायर ले लेंगे। तो इन दोनों का हायर 1.3 आ गया। फिर इसके बाद ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे, हायर ऑफ, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हमारी MTR है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और विद होल्डिंग टैक्स। तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, एक्सपोर्ट्स की टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 2 मिलियन, ये हमने जो यहाँ ऐड की थी। तो 2 मिलियन का 29%,
सही है। और एक्सपोर्ट्स पे जो हमारी विदहोल्डिंग होती है वो सेक्शन 154 के तहत होती है। एक्सपोर्ट सेल्स थी 60 मिलियन की, तो 60 मिलियन का 1%, विदहोल्डिंग 2% होगी लेकिन मिनिमम टैक्स 1% है, तो 60 का 1%, इन दोनों का हायर ले लेंगे। ठीक है, देखें हमने 115.85 पे टैक्स कैलकुलेट किया है इनकम पे, यहाँ पे फिर 4.49 पे टैक्स कैलकुलेट किया और फिर 2 पे कैलकुलेट किया। तो अगर आप इन सब का टोटल देखें ना तो अभी ये 122.34 बना, ये 122.34 बना, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस की तीनों इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आएगी कैपिटल गेन की। ऑन कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन के लिए रेट देखते हैं। तो अगर तो सिक्योरिटीज 30 जून 2024 से पहले एक्वायर की गई हो तो उसके लिए अलग अलग रेट है, और अगर सिक्योरिटीज 1 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर की गई हो तो एक्टिव टैक्स पेयर के लिए 15% और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए जो आपका एप्लीकेबल रेट होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पे तो हमने जो शेयर एक्वायर किए थे वो मेरे ख्याल है 1 नवंबर 2024 पे एक्वायर किए थे, और बोनस शेयर हमें 30 अप्रैल 2025 में मिले, तो दोनों के ऊपर हमारा 15% का ही रेट लगेगा इस ब्रैकेट के तहत, के रेट ऑफ टैक्स ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई, हमने 1 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर किए। तो ये आ जाएगा 7.32 मल्टीप्लाई बाय 15%, 7.32 मल्टीप्लाई बाय 15%। ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टैक्स ऑन एफटीआर इनकम। एफटीआर में हमारे पास दो इनकम थी, एक था डिविडेंड, कितना था डिविडेंड, डिविडेंड था 1.6 मिलियन, डिविडेंड था 1.6 मिलियन, और डिविडेंड का अगर आप रेट देखें 7.5%, मुझे याद आ रहा है रेट, ये 7.5% इन केस द डिविडेंड इज पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, आईपीपी के डिविडेंड पे 7.5% का रेट था, और डिविडेंड का अमाउंट है 1.6, तो 1.6 इंटू 7.5%, 1.6 इंटू 7.5%। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स की केस में कैसे कैलकुलेट होगा, बोनस शेयर्स के केस में कैलकुलेट होगा कि 1 लाख बोनस शेयर्स मिले, 65 की इंटाइटलमेंट प्राइस थी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 65 की इंटाइटलमेंट डे की प्राइस यानी कि बुक क्लोजर डेट की प्राइस, और सेक्शन 236 जी में इसका रेट लिखा है 5% है या 10% है, 10% है, 10% का रेट है। तो 1 लाख शेयर्स इंटू 65 इंटू 10%, 1 लाख इंटू 65 इंटू 10%। अच्छा, ये फुल फिगर में आ रहा है तो रुपीज इन मिलियंस करने के लिए डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ये हमारे पास एनटीआर और एमटीआर की टैक्स लायबिलिटी थी, ये हमारे पास एफटीआर की टैक्स लायबिलिटी आ गई, और ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी से यहाँ पे हम पहले ही क्रेडिट, पहले विदहोल्डिंग माइनस नहीं करेंगे, पहले टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे। तो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री मेकिंग का टैक्स क्रेडिट देखते हैं। सेक्शन 65 जी था, सॉरी 65 एफ नहीं, 65 जी। तो ये वाला जो टैक्स क्रेडिट है वो आपको मिनिमम टैक्स फाइनल टैक्स सबके अगेंस्ट मिलता है, और ये जो टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है वो मिलता है 25% ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कौन कौन सी हैं, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इन्होंने डिफाइन किया, ये रहा
For the purpose of this section, the eligible investment amount means the investment made in the purchase and installation of the new machinery, building, equipment, hardware and software except self created सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सवाल में कि न्यू मशीनरी पे मिलेगा, बिल्डिंग पे मिलेगा, इक्विपमेंट पे मिलेगा, हार्डवेयर पे मिलेगा, सॉफ्टवेयर पे मिलेगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर पे नहीं जो हमने खुद बनाया, वो सॉफ्टवेयर जो हमने परचेज किया। और यूज्ड कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। तो लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65G को मैं थोड़ा वर्किंग में दिखा देता हूँ। वर्किंग 3 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65G। देखें, एक तो हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग थी। फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में दी हुई थी कि फैक्ट्री बिल्डिंग हमने कितने की बनाई है, 187 मिलियन की। द फैक्ट्री बिल्डिंग विद द टोटल कॉस्ट ऑफ 187 मिलियन, 187। दूसरा हमारे पास इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा हमें। अच्छा, इन्होंने बताया नहीं है कि ये न्यू है या यूज्ड है। न्यू समझ रहा हूँ मैं इसे, 105। फिर यूज मशीनरी पे नहीं मिलेगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे भी नहीं मिलेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर पे मिलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कितना है, 8 मिलियन। और सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने बताया था कि सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलेगा, और इन्होंने नोट में लिखा है कि ये सॉफ्टवेयर हमने इन हाउस डेवलप किया। अगर ये परचेज सॉफ्टवेयर होता तो उसमें मिल जाता। और व्हीकल व्हीकल भी इसमें मेरे ख्याल है नहीं आ रहा। परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूज मशीनरी पे नहीं मिलेगा, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, हार्डवेयर पे मिलेगा, सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलेगा, ऑफिस व्हीकल पे भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टैक्स क्रेडिट एट द रेट ऑफ 25%। ये आ गया 75। 75 का टैक्स क्रेडिट हम माइनस करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारे पास यहीं पे नेगेटिव नंबर आ गया। जब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर आ गया, ये रिफंडेबल नहीं है। ये रिफंडेबल नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड है। टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड है। अच्छा, कितना कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये भी 236G में ही लिखा है, मेरे ख्याल है 2 साल कैरिड फॉरवर्ड होता है ये। The tax credit not fully adjusted during the year of installment shall be carried forward to the subsequent tax year subject to the condition that it may be carried forward for a period not exceeding 2 years। तो 2 साल इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फॉर 2 years ओनली हमने लिख दिया। ये टैक्स क्रेडिट हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर 2 years ओनली। अच्छा, इसके बाद जो हमारी विदहोल्डिंग्स वगैरह हुई थी, विदहोल्डिंग टैक्सेस स्लैश एडवांस टैक्सेस, ये हम शो जरूर करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा अब रिफंडेबल बन जाएगा। हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस हमारे रिफंडेबल हो जाएंगे। कौन कौन सी विदहोल्डिंग थी, एक हमने एक्सपोर्ट सेल्स की है, तो ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर सेक्शन 154, अंडर सेक्शन 147, मैं दो अलग अलग दिखा रहा हूँ कि 60 का 1% अलग विदहोल्ड हुआ है जो कि मिनिमम टैक्स 154 है, और सेक्शन 147 के तहत 60 का 1% अलग विदहोल्ड हुआ है जो कि एडजस्टेबल है। तो 60 इंटू 1% और 60 इंटू 1%, सॉरी 1%। फिर हमारे पास ये वाली जो सेल थी इस पर हमारी विदहोल्डिंग नहीं हुई थी। ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था, ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर था, इसमें कोई विदहोल्डिंग का जिक्र नहीं था। डिविडेंड पे हमारी विदहोल्डिंग हुई होगी। डिविडेंड अंडर सेक्शन 150, सेक्शन रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे याद है तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे कैलकुलेट मैंने पहले ही किया हुआ है कि जितना डिविडेंड होगा उतनी ही विदहोल्डिंग होगी, जितना डिविडेंड का टैक्स बनेगा उतनी ही विदहोल्डिंग होगी, 7.5% के हिसाब से 1.6 मिलियन का। फिर इसी तरीके से हमारी बोनस शेयर्स पे भी विदहोल्डिंग होगी। ऑन बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 236G, ये भी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ दिया है कि हमारे 153 में विदहोल्डिंग हुई 20 मिलियन।
तो अंडर सेक्शन 153 मिलियन, चूंकि हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं, तो जितनी भी हमारी विदहोल्डिंग हुई है, ये सारी की सारी विदहोल्डिंग हमारी इनकम टैक्स रिफंडेबल बन जाएगी। सारी की सारी विदहोल्डिंग हमारी इनकम टैक्स रिफंडेबल बन जाएगी। तो यहाँ तक हमारा फाइनली ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। अगर आप इस सोल्यूशन को आईकेप से कंपेयर करेंगे तो कुछ जगहों पर नहीं, काफ़ी जगहों पर डिफरेंस आ रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको सोल्यूशन में साथ साथ बताया। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।